नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है। ये काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो खासकर जो सिबलिंग्स हैं, जो अफेक्टेड हैं 498 केसेस में, जो फॉल्सली ट्रैप्ड हो जाते हैं। बाद में जाकर एक हस्बैंड वाइफ का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो हो जाता है। फिर मींस जो सिबलिंग्स का जो कैरियर है वो कई बार ख़राब हो जाता है कि क्रिमिनल केस अगर फाइल कर लगा दिया जाता है उनके ऊपर 498 406 का जो मैरिड वुमेन्स हैं लगा देती हैं। तो अक्सर देखा गया है तो उनका जो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में का प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि खासकर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स में। ये खबर उन हस्बैंड्स के लिए भी अच्छी है क्योंकि ये एक जो कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, अगर कोई 498 का केस लगा दिया जाता था तो अक्सर ये देखा जाता है अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स हैं वो डिनाई कर देती हैं इस ग्राउंड पे कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी पहले बनाए हुए हैं, उसमें कई व्यूअर्स ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पुटअप किए थे कि हमारे पर क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा है तो क्या हम डिस्क्लोजर करें कि नहीं करें। तो मैंने उनको रिपीटेडली यही कहा है जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इस यूट्यूब चैनल के, तो कि आप हमेशा जो है प्रॉपर डिस्क्लोजर कीजिए, कोई भी कंसीलमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स ना करें। अगर कहीं भी कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लेते समय, तो आपको कहीं से भी रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही इस केस में देखने को मिला। यहाँ पर हस्बैंड के ऊपर 498 का जो केस था वो लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर हस्बैंड ने पूरा डिस्क्लोजर है वो दिया था। और बाद में जो माननीय जो ऑनरेबल सिंगल जज की जो कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट की, तो उन्होंने हस्बैंड को रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी थी। तो ये एक रे ऑफ होप है, खासकर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जिनके ऊपर 498 का केस लगाया जाता है और वो खासकर वो पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल केस लग जाता है, तो फिर उनकी जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। तो ये रे ऑफ होप है, ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आइए अब इसके कंटेंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये मैटर और हस्बैंड को किस ग्राउंड्स पे है जो हाई कोर्ट ने रिलीफ थी वो ग्रांट की। ये जजमेंट देखिए, इस जजमेंट में बताया गया है कि जो पिटिशनर ने एक क्वैशिंग ऑफ ऑर्डर एक आया था 8 मार्च 2024 का, जिसको एनेक्शर 8 पे लगाया गया था, और रिपोर्ट आई थी 1 मार्च 2024 की, जिसको एनेक्शर 11 के तौर पर लगाया गया था। और इसमें प्रेयर ये मांगी थी कि जो डायरेक्शंस रिस्पोंडेंट्स को दे दिए जाएं कि वो एक सूटेबल अपॉइंटमेंट है वो दें उनको। और जो एक सर्कुलर जो दिया गया था 4 दिसंबर 2019 का, उसे इलीगल कहा जाए क्योंकि उस सर्कुलर के मुताबिक पिटिशनर को डिबार कर दिया था फॉर द अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो मीन्स एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला था तो उसको पिटिशनर को उसमें डिबार कर दिया था। अब फैक्ट्स क्या थे इस केस में हम देखते हैं। देखिए, फैक्ट्स ये थे कि जो पिटिशनर जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था लोअर डिवीजन क्लर्क का 2013 में। सिलेक्शन जो प्रोसेस थी वो डिलेड हो गई थी और जो लिस्ट जो थी वो इशू हुई थी 4 अक्टूबर 2022 में। और यहाँ पर पिटिशनर का जो सीरियल नंबर था वो 68 था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो पिटिशनर ने यहाँ इन्फॉर्म किया था कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस है वो पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर पिटिशनर ने जो है वो फेयरली इन्फॉर्म किया यहाँ पे कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस है 498 का, 406 का, 323 का, 494 का इंडियन पेनल कोड में, जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से हुआ था, जो कि उनकी वाइफ ने लगाया था। और वेरिफिकेशन करने के बाद पिटिशनर को यहाँ पर इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था और ये साइड किया था कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस है वो लगाया पेंडिंग है 498 323 का। और एक स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था 4 दिसंबर 2019 के सर्कुलर के मुताबिक उनके ऊपर उनकी वेरिफिकेशन में उनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था। अब पिटिशनर ने एक स्पेशल सिंगल बेंच सिविल रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी और जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दी थी।
तो मीन्स इससे पहले भी एक पिटीशन थी वो फाइल की थी और कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी रिस्पोंडेंट्स को कि आप एक कमेटी बनाएं और पिटिशनर के केस को कंसिडर करें और जो जजमेंट आई थी अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के को कंसिडर करते हुए पिटिशनर के केस को रिकंसिडर करें। और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आया और पिटिशनर के कैंडिडेचर को फिर रिजेक्ट कर दिया और साइट ये किया कि सेम सर्कुलर साइट किया और बिना किसी को जस्टिफाइड रीजंस के उनका जो कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद पिटिशनर ने डिस्कवर ये किया कि कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी। जो कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी उसके मुताबिक वो कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी और कमेटी ने अवतार सिंह की जजमेंट को भी कंसीडर नहीं किया था। और इसके बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 25 जुलाई 2024 को पिटिशनर ने फिर रिट पिटीशन थी फाइल की बिना किसी देरी के। अब काउंसिल को सुना पिटिशनर को और रेस्पोंडेंट्स के काउंसिल को भी सुना और केस फाइल पर भी कोर्ट गई और कोर्ट का फाइल देखने के बाद ये बताया कि कई अपॉर्चुनिटीज भी दी गई थी पहले, मींस डेट एंड तरीके बताई हैं 14 अगस्त 2024 को, 11 सितंबर 2024 को, 25 सितंबर 2024 को, 16 अक्टूबर 2024 को कोई रिप्लाई था वो फाइल नहीं किया गया। रिस्पोंडेंट्स को कॉन्शियस भी किया गया। एक ऑर्डर आया 6 नवंबर 2024 को जो कि कोर्ट ने मींस उच्च न्यायालय ने पास किया था कि अगर रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे तो नेक्स्ट हियरिंग डेट पे आपके ऊपर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगेगी। उसका वो ऑर्डर था वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, उसके बारे में बताया और पिछला जो ऑर्डर था उसके बाद भी मींस नो रिप्लाई फाइल नहीं किया और फर्दर अपॉर्चुनिटीज जो है वो फिर मांगी गई। तो फिर कोर्ट ने कहा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता कि फर्दर टाइम दिया जाए क्योंकि कई डेट्स ऑलरेडी दी जा चुकी थी। अब यहाँ पर जो काउंसिल थे पिटिशनर के उन्होंने ये सबमिशन ये दी है ऑरल आर्गुमेंट्स में। जो सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन थी वो कोर्ट के समक्ष फाइल की गई थी। उसमें अपॉइंटमेंट के लिए प्रेयर मांगी थी कि लो डिवीजन क्लर्क के लिए, और जो कि वो एलिजिबल है और मेरिटरीज थे एज पर द सब्जेक्ट सेलेक्ट लिस्ट के मुताबिक वो मेरिटरीज कैंडिडेट थे। लेकिन पेंडेंसी थी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की उनकी और वाइफ की, जिसकी वजह से क्रिमिनल ट्रायल चला और सेक्शन 498 रीड विद सेक्शन 323 का उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। और जो FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 2020 में 9 साल की मैरिज के बाद जो है ये केस लगाया गया था। और फिर आगे बताया सबमिशन दी कि पिटिशनर ने कहा कि पिटिशनर को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया कि जो कि नॉन टेनेबल इन लॉ, मतलब कानूनन जो है जो कि सही नहीं है, ये सबमिशंस में बताया गया है। और यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि पहले भी एक ऑर्डर आया था 25 अप्रैल 2023 को जो कि कोऑर्डिनेट बेंच ने पास किया था और जिसमें रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दिया गया था कि रिकंसिडर करें पिटिशनर के केस को और एक स्पीकिंग ऑर्डर है वो पास करें। और प्राइम फेशिया ये देख के निकल के आया कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था 8 मार्च 2024 का जो कि स्पीकिंग ऑर्डर था, इसमें ये क्लैरिफाई नहीं, ये इसमें बताया कि ये कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया कि किस तरह का नेचर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल था। वो इम्पीच करता है ड्यूटीज जो पिटिशनर परफॉर्म करेंगे और हाउ डज इट अमाउंट टू द मॉरल टर्पिट्यूड विदाउट बीइंग एनी फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड द क्रिमिनल कल्पेबिलिटी। तो कोर्ट ने ये बताया कि जो नेचर ऑफ क्रिमिनल जो केस जो पेंडिंग पड़ा हुआ कि किस तरीके से उनकी जो ड्यूटीज है वो अफेक्टेड होंगी और जो आपके किस तरीके से मॉरल टर्पिट्यूड है, या ऐसा कोई भी क्लैरिफाई नहीं किया था रिस्पोंडेंट्स की साइड से। अब यहाँ पर बताया कि जो पिटिशनर को हम ये ज्यादा से ज्यादा ये समझ सकते हैं कि वो अंडर ट्रायल है और अभी जो उनका जो फेट है ट्रायल का वो गोइंग को तभी होगा जब ट्रायल का जो फैसला होगा। और फर्दरमोर अब ये बताया कि कॉम्प्रोमाइज होने की भी आशंका है, पॉसिबिलिटी है हस्बैंड और वाइफ की, जो कि इसको नकारा नहीं जा सकता सब्सिक्वेंट स्टेज पे। और साथ में कोर्ट ने कहा कि अगर मैरिज टूट जाती है तो ये सिर्फ इस ग्राउंड पे हस्बैंड को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वाइफ ने एक क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर प्रेस किए हैं और जो कि अभी साबित करने हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो काउंसिल ने एक कोऑर्डिनेट बेंच की जजमेंट थी वो इस पर रिलाई किया मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की, जहां उस जजमेंट में ये बताया गया था कि क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग है तो पिटिशनर को डिनाई नहीं किया जा सकता अपॉइंटमेंट पे। तो उस जो मुकेश कुमार के केस में ये बताया था कोर्ट ने जो कंसीडर किए थे कई एस्पेक्ट्स को जो कि यहाँ पर इस जजमेंट में बताए गए हैं। ये सब मुकेश कुमार की जजमेंट के कंटेंट्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर बताया कि कोर्ट ने आगे बताया कि आई एम इन रिस्पेक्टफुल एग्रीमेंट विद द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस जजमेंट। जो जजमेंट में व्यूज बताए गए थे उस पर कोर्ट ने कहा कि हम उससे एग्री करते हैं और यहाँ पर कोई रीजन नहीं बनता कि क्यों वो बेनिफिट्स पिटिशनर को क्यों ना दिए जाए।
अब यहाँ पर कहा कि कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि आई एम अनएबल टू कन्विंस माई सेल्फ विद द इंस्पिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट अडॉप्टेड बाय द लर्नड काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। तो मींस जो रिस्पोंडेंट्स के जो आर्गुमेंट्स थे उससे कोर्ट ने अपने आप को कहा कि वो कन्विंस नहीं हो पाए, क्योंकि जो चार्जशीट थी वो फाइल हो गई थी, लेकिन पटिशनर इसकी पटिशनर चार्जशीट फाइल हो गई है तो इसलिए पटिशनर अपॉइंटमेंट के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने कहा इससे हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि सिर्फ चार्जशीट आपने फाइल कर दिया तो इसमें पटिशनर का जो कैंडिडेचर है पटिशनर को कह दिया जाए कि आप अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल सकती है। अब यह बताया कि जो एलिगेशंस थी इंडियन पिनल कोड की 498, 406, 323, 494 की, और यहाँ पर पटिशनर को तब को प्रेज्यूम्ड किया जाएगा इनोसेंट जब तक वो जो गिल्टी साबित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया पटिशनर को, मींस ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही ये पार्ट ही है कि हर अक्यूज को ये समझा जाता है कि वो बेकसूर है जब तक उसको दोष साबित ना हो जाए। तो यहाँ पर भी यही बताया कि जो पटिशनर को प्रेज्यूम चार्जशीट भी फाइल कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक उसे बेकसूर समझा जाएगा जब तक उसे कसूरवार साबित नहीं किया कर दिया जाता है। तो सर्कुलर जो आया था 4 दिसंबर 2019 का, और जो इम्पीच्ड ऑर्डर था जिसमें अनजस्टली बार्ड किया गया था इनकी अपॉइंटमेंट को, उससे इस ग्राउंड पे कि एक क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है। तो जो एक्शन है रिस्पोंडेंट्स का वो पटिशनर के जो राइट्स हैं उसको इन्फ्रिंज करते हैं, जो कि पार्टी पटिशनर को जो राइट्स मिले हैं संविधान के अंदर आर्टिकल 14 और 21 के तहत, कोर्ट ने कहा कि जो इस प्रकार का जो रिस्पोंडेंट का एक्शन है वो उसमें पटिशनर के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज्ड होते हैं। और क्योंकि इसमें पटिशनर को डिनाई किया जा रहा है इक्वल ट्रीटमेंट के और पर्सनल लिबर्टी पर बिना किसी फेयर ट्रायल के, मींस यहाँ पर कहा कि अभी ट्रायल चालू है, अभी सिर्फ इसको बेसिस पे आप उसको डिनाई कर रहे हो, इक्वलिटी का इक्वल ट्रीटमेंट और पर्सनल लिबर्टी उसकी वायलेट कर रहे हो, तो इससे पटिशनर के जो आर्टिकल 14 और 21 का जो संविधान का है उसका उल्लंघन कर रहे हो। अब यहाँ पर फर्दर ये बताया कि फेलियर टू अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस इन अवतार केस रिगार्डिंग द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस indicates nothing else but a flawed decision making on the part of the respondent। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस आई है अवतार सिंह के केस को, उसको आपने अप्लाई नहीं किया और सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कह दिया कि क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा है। इस तरह का डिसीजन जो है आपका एक फ्लॉड डिसीजन है जो कि रिस्पोंडेंट्स की तरफ से आया है। और जो इम्पीच्ड ऑर्डर था, आप कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि जो इम्पीच्ड ऑर्डर जो था और कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसमें पटिशनर का जो कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट कर दिया गया था लोअर डिवीजन क्लर्क का, अब कोर्ट ने कहा ये आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है और लैक ऑफ प्रॉपर कंसिडरेशन है और इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की आवश्यकता है, इसलिए हम उसे क्वेश कर रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट ने वैसा ही अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि एट द टाइम ऑफ जॉब एडवर्टाइजमेंट कोई ट्रायल प्रोसीडिंग्स थी वो पेंडिंग नहीं थी और रिस्पोंडेंट्स का जो डिले हुआ है जिसमें डिप्राइव कर दिया पटिशनर को राइटफुल अपॉइंटमेंट, जो रिस्पोंडेंट की तरफ से जो डिले हुआ है जिससे पटिशनर को डिप्राइव कर दिया राइटफुल अपॉइंटमेंट। और इन एनी केस जो क्रिमिनल ट्रायल अगर पेंडिंग पड़ रहा है, जब तक उसे कन्विक्शन नहीं हो जाती उस पर आप बार नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के तौर पर, आप उसके अपॉइंटमेंट को बार नहीं रोक नहीं सकते। जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे इस प्रीसीडिंग पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर, तो यहाँ पर पटिशनर की जो पटिशन थी वो अलाउड कर दी। इंटरिम ऑर्डर था जिसमें डायरेक्शंस आई थी 9 अक्टूबर 2015 का, और जो एक वन पोस्ट थी वो उसमें डायरेक्शन दी थी कि वैकेंट रखी जाए पटिशनर के लिए इन सिलेक्शन प्रोसेस पे। रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दी कि आप एक अपॉइंटमेंट लेटर है पटिशनर को दें जब वो वेब प्रिंट का जो इंस्टेंट ऑफ जो ऑर्डर आता है वेब प्रिंट का लेकर आते हैं 30 दिन के अंदर, और जो कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल होगा। तो मीन्स साथ में एक कंडीशन भी लगा दी कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम मीन्स आपकी अपॉइंटमेंट है लेकिन जो पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल का जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पे आपको वही की जाएगी। और पटिशनर को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं क्रिमिनल ट्रायल में तो वो इक्विटी क्लेम नहीं कर सकते, जो कि इंस्टेंट ऑर्डर जो यहाँ पर दिया गया है। तो ये जजमेंट थी, तो उम्मीद है ये जजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, खासकर जो हस्बैंड हैं या उनके सिबलिंग्स हैं जिनके ऊपर ट्रायल जो क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा होता है और जब वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं और जो फिर अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है जो भरते हैं उसमें डिस्क्लोजर देना होता है, तो अगर वो वहाँ पर अपना डिस्क्लोजर पूरा दीजिए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स ना कीजिए। और क्योंकि अगर डिनायल भी होता है तो आगे जाकर ऑप्शंस ओपन रहते हैं कि आप राइटफुल में से लीगल तरीके से आप उस केस गवर्नमेंट के किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो उम्मीद है ये वीडियो कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।